वालेकुम। लीजिए, मुक़द्दर का दिलचस्प पाठ चालू हो रहा है, समाप्त फरमाइए। ये 24 पार्ट नंबर 24 स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो। वो इसने रिसीवर को देखा, फिर इसे क्रैडल पर रखकर असद अजीज़ी से कहा, यह क्या बकवास कर रहा था। असद अजीज़ी वाइड स्क्रीन के ज़रिए इनकी बातें सुन रहा था। फिर बोला, वो बड़े एतमाद से बोल रहा था कि आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्या ही वो ऐसी कोई चाल चल रहा है जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रही। मैं अभी मालूम करता हूँ इसके आदमी बाहर कोई गड़बड़ ना कर रहे हों। इसने फ़ोन के ज़रिए सिक्योरिटी ऑफिसर को मुखातिब किया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, बाहर की पोजीशन बताओ। वो बोला, सर हम सब अलर्ट हैं, अभी तक किसी से कोई ख़तरा नहीं है। हमारे सामने वाली सड़क उमूमन वीरान ही रहती है। कोई परिंदा भी उड़ता हुआ दिखाई दे तो फ़ौरन मुझे फ़ोन पर इत्तला दो। मैं बहुत टेंशन में हूँ। फिर वो रिसीवर रख कर परेशानी से इधर उधर देखने लगा। कहने लगा, इसने ये चैलेंज क्यों किया है कि अपनी खफिया पनाहगाह से बाहर निकलूँगा। फिर इसने एक चाबी असद अजीज़ी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये इस कमरे की चाबी है, वह दरवाज़ा लॉक है। अगर मैं बाहर जाना भी चाहूँ तो मुझे जाने ना देना। असद ने इससे चाबी लेकर अपनी जेब में रख ली। चंगेज़ी ने सेंट्रल टेबल पर रखे हुए ब्रीफ केस को देखा, फिर कहा, इसमें वो तमाम कागजात हैं जिन्हें तुम वहाँ से चुरा कर लाए हो। इन्हें सेफ में महफूज कर देना चाहिए। ये कहकर इसने घड़ी की तरफ देखा। 6 बजने के लिए सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। इसने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर लपक कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर हमारे सामने वाली सड़क पर एक वैन आकर रुकी है। अशरफ चंगेज़ ने, फ़ौरन मालूम करो वह किसकी वैन है और वहाँ क्यों आ रुकी है। ये सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर मेन गेट लॉक्ड है। इसे खोलने का रिसोर्स कंट्रोल आपके पास है। ऐसे में हम बाहर इस वैन तक नहीं जा सकते। तुम आते के अंदर रहकर ऊंची आवाज़ में इन्हें मुखातिब करो, किसी भी तरह मालूम करो कि मुझे फ़ोन पर बताओ। असद इसने रिसीवर रख दिया। अब खतरा बढ़ गया था। इसने साइड टेबल की दराज खोल कर अपना रिवाल्वर निकालना चाहा तो पता चला रिवाल्वर वहाँ नहीं है। इसने परेशानी से पलट कर देखा तो असद अजीज़ी दोनों हाथों में 2 रिवाल्वर लिए खड़ा हुआ था और कह रहा था, थैंक्स गॉड, बास ने मुझे बुलाया है, अब मुझे जाना होगा। वो सूटकेस उठाओ और चलो। अशरफ चंगेज़ी ने हैरानी से इसे देख रहा था, इसलिए कानों में शहबाज दुरानी के अल्फाज गूंज रहे थे। 6 बजे से पहले तुम इस बिल से बाहर आओगे और बाहर खुली फ़िज़ा में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस पूरी करोगे। इसने लरजते हाथों से वो ब्रीफ केस उठाया। असद अजीज़ी ने दरवाजे की चाबी इसकी तरफ उछालते हुए कहा, ये लो, दरवाज़ा खोलो और मेरे आगे चलते रहो। अशरफ चंगेज़ी ने हकलाते हुए पूछा, तो तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। देखो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें धोखा ना देता तो अपने बास को देता, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। हाँ, बास मुझ पर अंधा एतमाद करता है और मुझे शहज़ादों की तरह रखता है। अजीज़ी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे ख़िलाफ़ ऐसी प्लानिंग की गई है। अब से पहले मेरे बास के जो मुखालिफिन मारे गए हैं, मरने से पहले इन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि फिर जब मैं इस तरह अपना असली चेहरा दिखाता तो वो यकीन कर लेते थे, लेकिन इस वक्त तक वो अपना बचाव करने के काबिल नहीं रहते। चलो, देर ना करो, बास के फरमान के मुताबिक 6 बजे से पहले इस पनाहगाह से बाहर निकलना है। इसके सामने मौत नाचने लगी। वो खौफ से लहराते हुए बोला, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वहाँ मेरी मौत है। मौत तो यहाँ भी है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें किस्तों में मारूंगा। इसके अपने रिवाल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ था। ये बात अशरफ चंगेज़ी के समझ में आ गई कि वो इसे किस्तों में ज़ख्मी करता रहेगा तो बाहर तक आवाज़ नहीं जाएगी। असद अजीज़ी ने कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो और बाहर चलो। वो बेबसी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। इसी वक्त हल्की सी आवाज़ के साथ एक गोली चली। चंगेज़ी अपने बाजू को थाम कर कराने लगा। गोली इसके बाजू को ज़ख्मी करती हुई गुजर गई थी। वो बोला, चंगेज़ी, अब मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ गोलियाँ बोलती रहेंगी। इसने फ़ौरन ही झुककर फर्श पर से चाबी उठाई। असद अजीज़ी अलर्ट खड़ा हुआ था। चंगेज़ी दरवाज़ा खोलकर ब्रीफ केस हाथ में उठाए
इसके आगे चलने लगा। असद अजीज़ी ने इसके रिवॉल्वर को अपने लिबास के अंदर रख लिया था और रिमोट कंट्रोल को निकाल लिया था। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए बंगले के बैरूनी दरवाजे से बाहर आते में आए। असद अजीज़ी ने ललकारते हुए कहा, सिक्योरिटी ऑफिसर, अपने गार्ड से कहो हथियार फेंक दे वरना तुम्हारा बॉस मारा जाएगा। तमाम गार्ड ने एकदम से अपनी अपनी गन का रुख असद अजीज़ी की तरफ कर लिया था। चंगेज़ी ने चीख कर कहा, कोई फायर नहीं करेगा, अपनी अपनी गन फेंक दो, तुझे इसके साथ जाने दो, मुझे इसके साथ जाने दो, मैं शहबाज से एक और सौदा करूँगा। सब ने इसके हुक्म की तामील करते हुए हथियार फेंक दिए। रिवाल्वर की नाल चंगेज़ी के खोपड़ी से लगी हुई थी। असद अजीज़ी ने रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया तो बंगले का आयनी गेट खुलता चला गया। बाहर खड़ी हुई वैन स्टार्ट होकर अंदर आ गई। असद अजीज़ी ने इसे धक्का देते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। वो अजीज़ी से बोला, मुझे एक बार शहबाज दुरानी से बात कर लेने दो, तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाएगी, अंदर बैठो। वो दरवाज़ा खोला गया, दोनों अंदर बैठ गए। वैन स्टार्ट होकर चलने लगी। तमाम गार्ड्स ने हथियार उठा लिए मगर फायर ना कर सके। इनका बॉस मौत के शिकंजे में था। वो देख रहे थे। वैन तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़रों से ओझल हो गई। बहुत दूर जाने के बाद गाड़ी रुक गई। दरवाज़ा खुला। असद अजीज़ी ने चंगेज़ी को धक्का देकर बाहर फेंकते हुए, अपनी घड़ी में वक्त देखो। इसने फ़ौरन ही संभलते हुए कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 6 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गया था। गड़गड़ाते हुए बोला, तुमने वायदा किया था शहबाज दुरानी से बात कराओगे। असद अजीज़ी ने तमाम मुसल्लह अफराद के साथ बाहर आ गया था। इसने कहा, बेशक मैं बात कराऊंगा। इसने मोबाइल फ़ोन निकाल कर इसे पूरी क़ुव्वत से दूर फेंकते हुए कहा, जाओ इसे उठाओ, रब्ता करो, मगर याद रहे 6 बजने ना पाएँ। वो फ़ौरन ही पलट कर मोबाइल फ़ोन की तरफ दौड़ने लगा। तमाम मुसल्लह अफराद अपनी गनें सीधी कर ली, इसी निशाने पर रख लिया। असद अजीज़ी ने अपनी रेस्ट वॉच में वक्त देख रहा था। 3 सेकंड गुजर चुके थे और फ़ोन के करीब पहुंच रहा था। वक्त एक एक सेकंड के हिसाब से गुजरता जा रहा था। चंगेज़ी ने करीब पहुंचकर मोबाइल फ़ोन को उठाया, फिर जल्दी से नंबर पंच करने लगा। मौत की ऐसी दहशत तारी थी कि नंबर पंच करते वक्त बराबर गलतियां कर रहा था। आखिर इसने सही नंबर पंच करके रब्ता होने पर लेडी सेक्रेटरी तमीना की आवाज़ आई। वो बोला, फ़ौरन शहबाज दुरानी से बात कराओ, मैं चंगेज़ी बोल रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। और चंद सेकंड गुजर गए। शहबाज की आवाज़ सुनाई दी, हेलो चंगेज़ी, घड़ी है तो वक्त देख लो, 6 बज चुके हैं। इसकी बात ख़त्म होते ही तड़ातड़ गोलियां चलने लगी और आवाज़ें इसको गूंजने लगी। मोबाइल हाथ से छूट कर गिर पड़ा और वो गोलियों से छलनी होकर लड़खड़ाता हुआ ज़मीन बोस हो गया। ऐसे वक्त क्या कहना चाहिए? आदमी ने आदमी को मारा या मुक़द्दर ने आदमी को मारा? वो दोनों दिन के 1 बजे तक सोती रही। फिर उरूज की आँख खुल गई। इसकी आँखों के सामने ऐनी का चेहरा था। वो गहरी नींद में थी, बहुत ही मासूम और प्यारी प्यारी सी लग रही थी। वो इसे बड़ी मोहब्बत से देखती रही, फिर आहिस्तगी से उठ कर बैठ गई। वो चाहती थी कि ऐनी अभी सोती रहे, अच्छी तरह नींद पूरी कर ले। वो पिछली 2 रातों से उलझनों का शिकार होती रही थी। अब सहेली की क़ुर्बत में आराम से सो रही थी। वो तकिए के पास रखे हुए मोबाइल फ़ोन को उठाकर बेड से उतर गई। वॉशरूम के दरवाजे के पास आकर रुक गई। वहाँ से पलटकर इसे देखा। वो गहरी नींद में थी, अभी जागने वाली नहीं थी। वो मुतमईन होकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, फिर दरवाजे को बंद करके मोबाइल फ़ोन पर नंबर पंच करने लगी। रब्ता होते ही पाशा जानी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो उरूज, क्यों मुझे तड़पा रही हो? कल रात मुझे फ़ोन किया, बोलता रहा और तुम खामोश रही, फिर तुमने अचानक फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद अब तक कई बार रब्ता करता रहा, हर बार यही मालूम हुआ कि तुमने फ़ोन बंद कर रखा है। क्या तुमने अपने प्यार के लिए मुझे तरसाने की कसम खा रखी है? पाशा, तुम बोलते हो तो बोलते ही चले जाते हो। कल रात मैंने नहीं, ऐनी ने तुम्हें फ़ोन किया था। वो फ़ोन को कान से लगाए हुए थी और तुम ना जाने क्या क्या बोलते चले गए। ये भेद खुल गया कि तुम इसे नहीं, मुझे चाहते हो। मैं कैसे जान सकता था कि ऐनी ने मुझे फ़ोन किया है? मुझे तो ये मालूम था कि इसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है और वो गहरी नींद सो रही है। फिर वो कैसे बेदार हो गई थी? आजकल की दवाएं बराए नाम असर करती हैं।
वो रात को ही बेदार हो गई थी, मेरे पास आने की ज़िद कर रही थी। फिर भाईजान मुझे इसके पास ले आए। यहाँ इसने मेरा मोबाइल फ़ोन लेकर तुम्हारे नंबर पंच किए थे और तुम मेरे नंबर पढ़कर यह समझ लिया कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मुझे क्या मालूम था कि वहाँ ये सब कुछ हो चुका है। बहरहाल मैंने अनजाने में आईनी से सच बात कह दी है, तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये तुम्हारे ख्याल से गलत हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज नहीं तो कल इसे मालूम होना ही था। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? कौन सी बात? यही कि तुम आईनी से मोहब्बत करो। कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं किसी दुकान पर आया हूँ कि यह माल ख़रीदा नहीं जा सकता इसलिए दूसरा माल ख़रीद कर ले जाओ? ऐसी सस्ती बातें ना कर। ऐसी बातें तुम ही कर रही हो। कल रात मैंने तुम्हारी ज़िद से मजबूर होकर एक शर्त पर ऐनी से मोहब्बत करने का वायदा किया था, लेकिन तुमने वो शर्त नहीं मानी। जिस जिस तरह तुम चाहते हो इस तरह हम में से कोई किसी के साथ दिल से नहीं मोहब्बत नहीं कर सकेगा। ऐनी तुम्हें चाहती रहेगी, तुम मुझे चाहते रहोगे और मैं ऐनी की खातिर तुमसे मोहब्बत करती रहूँगी, तो ये तो बात नहीं बनेगी। अपने दिल पर हाथ रखकर और ऐनी की कसम खाकर कहो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? क्या तुम्हारा दिल मेरी तरफ माइल नहीं है? देखो, झूठ ना बोलना। मैं झूठ नहीं बोलूँगी और सच भी नहीं बोलूँगी। बस तुम्हें मेरी बात मानना होगी। तुम्हें मेरी बात मानना होगी। तुम बहुत ज़िद्दी हो। मैं एक शर्त पर मानूँगी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस मोहब्बत चाहता हूँ। वादा करो ऐनी के सामने मुझसे ज़्यादा नहीं बोलोगे, मेरी तरफ ज़्यादा माइल नहीं होगे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दोगे और इसका दिल रखोगे। जब तुमने मेरा दिल रख लिया है तो मैं इन्हीं की तरफ से तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आधे घंटे के बाद ऐनी नींद से बेदार होगी। तुम इसे फ़ोन करोगे और इससे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करोगे। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। इसने गहरी सांस ली, फिर कहा, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, ऐनी उठने वाली है। ये बताओ, मैं इससे मिलने आऊँगा तो तुम मौजूद रहोगी? अगर शाम तक मिलने आओगे तो मैं मौजूद रहूँगी। रात के 8 बजे से मेरी ड्यूटी है। खुदा हाफिज़। देखा तो वो इसी तरह सोच रही थी। इसने दबे कदमों पर बेड के पास आकर मोबाइल फ़ोन को तकिए के करीब रख दिया, फिर झुककर ऐनी की पेशानी को चूमते हुए कहा, उठो मेरी जान, दिन के 2 बजने वाले हैं। वो नींद में कसमसाई। इसने फिर आवाज़ दी, बस उठ जा ऐनी, बहुत सो चुकी। इसने आंखें खोल कर देखा, फिर अपनी दोनों बाहें फैला दी। उरुज इसके बाहों में समा गई। वो बोली, जी चाहता है तेरे साथ इसी तरह लेटी रहूं। अब तो तू क्वार्टर में नहीं, मेरे साथ यहाँ रहेगी। हाँ बाबा, तेरे ही साथ रहूँगी। चल अब उठ। तू कह रही थी आज रात की ड्यूटी है। हाँ वो तो है, मैं रात को फिर अकेली रह जाऊँगी। मैं तेरा बंदोबस्त कर रही हूँ, फिर तू कभी तना नहीं रहेगी। अच्छा तो बता, तूने पाशा से कोई बात की है? बिल्कुल नहीं, मैं तो तेरे जागने का इंतज़ार कर रही थी। चल उठ कर मुँह हाथ धो, मैं नाश्ते के लिए कहती हूँ। इसके बाद पाशा से राब्ता कर लेना। वो उठ कर बैठ गई, फिर बोली, मैं इसे कॉल नहीं करूँगी। ठीक है, वो इसी काबिल है कि इसे मुँह ना लगाया जाए। ऐनी ने इसे घूर कर देखा, फिर कहा, क्यों इसके बारे में ऐसी बात कर रही हो? क्यों ना कहूँ, कल रात तूने इसे फ़ोन किया और इसने तेरे कानों में उल्टी सीधी बात कही थी। कोई उल्टी सीधी बात नहीं की थी, जो सीधी बात थी वो कह दी थी। वो बेड से उतरकर वॉशरूम में चली गई। उरूज इंटरकॉम के ज़रिए खानसामों को नाश्ता लाने के लिए कहा। फिर इससे बोली, जल्दी से बाहर आ जा, मुझे भी फ्रेश होना है। वो इसे जल्दी बुला रही थी ताकि पाशा का फ़ोन आए तो इसे अटेंड कर ले। अटेंड करने के लिए कमरे में मौजूद रहे। थोड़ी देर के बाद ही वो कमरे में आ गई। उरूज ने वॉशरूम में गई। ऐनी ने मोबाइल फ़ोन की तरफ देखा। थोड़ी देर में सोच रही थी, फिर इधर से ध्यान हटाने के लिए आईने के पास आ गई। बालों को ब्रश करने लगी। इसने पिछली रात से बादशाह को मोबाइल फ़ोन दिया था। इसे चाहत से दिया था कि वो इसे फ़ोन का याद करेगा, लेकिन जब इसने याद किया तो इसके लबों पर उरुज का नाम था, और वो नाम ऐसा था जिसे सुनकर ऐनी ने हसद और रखाबत महसूस नहीं की थी। एक ज़रा मायूस हुई थी, कुछ खोने के लिए एहसास हुआ था
फिर दूसरे इले में ये खुशी भी हासिल हो गई थी कि पाशा इसे ना सही इसकी उरूज को दिलो जान से चाह रहा है। फ़ोन के बज़र की आवाज़ उभरी तो वो चौंक गई। फ़ौरन फ़ौरन पलटकर बेड के पास आई और फ़ोन को उठाकर नंबर पढ़ने की कोशिश करने लगी। धुंधला धुंधला सा नंबर समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन इसके हाथ में चीख रहा था। उरुज ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर पूछा, तू कहाँ है? फ़ोन अटेंड क्यों नहीं कर रही है? पता नहीं किसका है, बस नंबर नहीं पढ़ सकती। नंबर पढ़ने की ज़रूरत क्या है? फ़ौरन इसे ऑन कर, ये तेरी कॉल होगी, तुझे अटेंड करना चाहिए। मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती, जो कोई भी है इससे पैगाम ले ले। उरुज ने यह कहकर दरवाजे को एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद कर दिया। आईनी ने दरवाजे की तरफ देखा, फ़ोन ऑन करके कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से पाशा की आवाज़ सुनते ही दिल बेख्तियार धड़कने लगा। इधर इसने अनजान भरकर पूछा, हेलो, ये तो उरुज का फ़ोन है, आप कौन है? फिर वो फ़ौरन ही बोला, ओह, याद आया, ये तो आईनी की आवाज़ है। आईनी, मैं हूँ ना। इसका दिल मिसरसों से भर गया, जैसे वो चाहती थी कि वो इसे आवाज़ से पहचान रहा था। ये पहचान कह रही थी कि वो जाने अनजाने में इसे याद रखता है। वो बोली, हाँ, मैं आईनी हूँ। इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी ज़िद पूरी कर ली और उरुज के पास इसके क्वार्टर में आ गई हो। नहीं, उरुज मेरे घर आई हुई है, कल रात से मेरे साथ है। आईनी, तुमने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिया है, लेकिन पिछली रात मैं तुमसे राब्ता ना कर सका। मुझे मालूम हुआ था कि तुम्हें नींद लेकिन पिछली रात मैं तुमसे राब्ता ना कर सका। मुझे मालूम हुआ था कि तुम्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है और तुम गहरी नींद में सो रही हो। मैंने सोचा दूसरी सुबह फ़ोन करूँगा। आज तकरीबन 11 बजे फ़ोन किया तो तुम्हारी बड़ी अम्मी ने बताया कि तुम अब तक सो रही हो। हाँ, रात हम दोनों देर तक जागती रहीं, इसलिए देर तक सोती रहीं। वैसे आईनी, कल रात तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे सुनकर तकलीफ़ पहुँची है। वो खुश हो गई, फिर अनजान बनकर बोली, मैंने ऐसा क्या किया था? आईनी ने, अनजान ना बनो, तुमने उरूज के पास जाने के बजाय जाने की बेजा ज़िद की थी, जबकि तुम्हारे बुज़ुर्ग तुम्हें अच्छी बातें समझा रहे थे। आखिर ज़िद का नतीजा क्या निकला? जीने की बुलंदी से गिरकर खुद को ज़ख्मी कर लिया। ये कहाँ की दानिशमंदी है? अगर मैं जीने की बुलंदी से ना गिरती तो खुद को गोली मारकर मर जाती। ये कभी बर्दाश्त ना करती कि मेरी उरूज मेरी वजह से अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं चली जाए और मैं आराम से रहूं। ये ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा। तुम इसके लिए पागल होती रहती हो और तुम्हारी दीवानी है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मसरतें देने के रास्ते हमवार करती रहती है और मुझे मसरतें देने के लिए तुम इसके साथ ताउन कर रहे हो। आईनी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, पुरकशिश हो, मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत में कशिश है। मैं कभी ये फ़ख्र हासिल ना कर सकूँगी कि किसी ने मेरे वजूद, मेरी ज़ात से प्यार किया था। तुमने देखा है, मैं लालची और ज़रपरस्त नहीं हूँ। मैं मानती हूँ, अगर मैं कहूँ तुम्हें चाहता हूँ तो मैं तुम्हारी चाहत को प्यार नहीं, हमदर्दी कहूँगी। क्यों मेरे प्यार को हमदर्दी क्यों कहोगी? तुम मोहब्बत के मदरसे में उरूज की उंगली पकड़ कर आओगे। जो सबक वो पढ़ाती रहेगी तुम मुझे वो सुनाते रहोगे, मुझे बहलाते रहोगे। ऐसी बातें ना करो आईनी, जैसी बात होती है वैसी ही की जाती है। मैं प्यार की तलबगार रहूँगी और तुम मुझे मोहब्बत के खैरात देते रहोगे। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? इसे चुप लग गई। वो फ़ौरन ही कोई जवाब ना दे सका। फिर इसने कहा, आईनी, ये बातें फ़ोन पर नहीं हो सकेंगी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आईनी को यूँ लगा जैसे सामने से वो ख़ुद आवर महबूब चला आ रहा है। वो बहुत खुश हुई, फिर ज़रा संजीदगी से बोली, हाँ, तुम जब चाहो आ सकते हो। आज शाम 6 बजे आ जाऊँ? हाँ, लेकिन उरूज 8 बजे ड्यूटी पर चली जाएगी, इसके साथ तुम्हारी मुलाकात अधूरी रह जाएगी, लिहाजा जल्दी आने की कोशिश करो। आईनी, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, अभी उरूज की बातें ना करो। तुम माइंड ना करो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। उरूज 8 बजे ड्यूटी पर जाएगी। तुम इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कम से कम 1 घंटा रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम उरूज के
عروج کے جانے کے بعد جب تک چاہو میرے ساتھ وقت گزار سکتے ہو۔ تمہارے گھر کے بزرگ مائنڈ کریں گے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ ہم جب نیک نیت ہیں اور ہمارے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے تو پھر ہم کسی کی پرواہ کیوں کریں؟ اچھی بات ہے، میں شام 6 بجے آؤں گا۔ اب فون بند کرو گی؟ اینی نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر کہا عروج واش روم میں ہے، تھوڑی دیر بعد باہر آئے گی۔ میں چاہتی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد تم سے رابطہ کروں۔ اچھی بات ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ فون بند ہو گیا۔ اس کا یہ آخری جملہ اینی کو بہت اچھا لگا کہ وہ اس کی خواہش پوری کرے گا، یعنی اس کی خواہش کے مطابق عروج سے بات کرے گا۔ پھر وہ اچانک سنجیدہ ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی؟ کیا عروج کو مجھ سے کمتر بنا رہا ہے؟ میں خواہش ظاہر کروں گی تبھی وہ بات کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ آئندہ وہ ایسی بات کرے گا تو میں فوراً اسے ٹوک دوں گی اور صاف صاف کہہ دوں گی کہ آئندہ وہ عروج کو ترجیح دے گا، تبھی میں اس سے ملاقات کروں گی، ورنہ نہیں۔ واش روم کا دروازہ کھل گیا۔ عروج نے تو تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر آئی، پھر اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھ کر بولی، کیا ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں؟ ہاں، ابھی فون بند کیا ہے۔ یہ پاشا جانی فلٹ ہے، مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے صرف مجھ سے ہی محبت کرتا ہو۔ تم سے باتیں کرنے کے لیے میرے حکم کا محتاج ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، اس نے ایسی کیا بات کہی تھی؟ وہ فون پر ہونے والی گفتگو تفصیل سے بتانے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عروج نے دروازہ کھولا تو ملازم ناشتے کی ٹرے لے آیا تھا۔ وہ ٹرالی کو اندر لاتے ہوئے بولا، بی بی جی، آپ نے ناشتے کا آرڈر دیا تھا، لیکن بڑے صاحب نے کہا ہے لنچ کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے ناشتہ اور لنچ دونوں ساتھ لایا ہوں۔ اینی نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ عروج نے دروازہ بند کیا، پھر وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئیں۔ کھانے کے دوران باتیں کرتی رہیں۔ عروج نے کہا، اینی تو یہ غلط کہتی ہے کہ تجھے محبت خیرات کے طور پر ملتی رہے گی۔ دیکھ اس نے کتنی چاہت سے خود ہی کو آج تجھ سے خواہش کی ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ جب میں اٹھ کر 8 بجے ہسپتال چلے جاؤں گی تو وہ تیرے ساتھ یہاں 1 گھنٹہ گزارے گا۔ کیا اسے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ تیری ذات میں دلچسپی لے رہا ہے؟ ہاں، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ میں ظاہری دلچسپی لے رہا ہے۔ عروج نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر بولا، مجھے یہ بتا، کیا میں تجھ سے زیادہ کسی کو چاہتی ہوں؟ مجھے یہ بتا، کیا میں تجھ سے زیادہ کسی کو چاہتی ہوں؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، نہ میں کسی کو زیادہ چاہتی ہوں اور نہ تو مجھ سے زیادہ کسی کو چاہتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تیری قسم، پاشا کو بھی چاہتی ہوں تو تیرے بعد؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ اسی لیے تو پاشا کو میرے طرف مائل کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں اسے تیری طرف مائل کرنے کے اس سے محبت کر رہی ہوں۔ تیرے ہی لفظوں میں کہتی ہوں، اگر پاشا تجھے محبت کی خیرات دے رہا ہے تو میں بھی پاشا کی محبت خیرات دے رہی ہوں۔ پاشا جانی اہم ہے تو دونوں کے لیے ہے، ورنہ نہیں۔ وہ بولی، ہم سب خیراتی محبت کے ایک دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ محبت دل سے ملے گی، دیوانگی سے ملے گی یا خیرات سے ملے گی؟ وہ محبت ہی ہوگی۔ جب پاشا ہم دونوں کو چاہتا رہے گا اور ہم دونوں اسے چاہتی رہیں گی تو یہ چاہت رفتہ رفتہ سچی گہری محبت میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ ہم تینوں میں سے اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، اس لیے محبت کی سچائی ضرور رنگ لائے گی۔ اینی نے بڑی محبت اور عقیدت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سید تراب علی شاہ اور بیگم شاہ کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ پچھلے ایک دن اور ایک اور رات سے ان کا جوان بیٹا حشمت کہیں روپیش تھا۔ ایس بی ذیشان سے چھپتا پھر رہا تھا اور اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیگم شاہ نے کہا، دردانہ بیگم نے وعدہ کیا تھا کہ اسے بیٹے جواد پر اور ہمارے بیٹے پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ ذیشان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن کل سے اب تک نہ دردانہ ہمیں فون کر رہی ہے اور نہ ہی ہمیں فون پر مل رہی ہے، نہ جانے کہاں مر گئی ہے۔ تراب علی نے کہا، ورنہ دردانہ کی بس باتیں ہی باتیں تھیں، خواہ مخواہ ننگے مار رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے کہیں منہ چھپا کر بیٹھی ہے۔
मैं कहती हूँ आप ज़ीशान से बात करें और हशमत के लिए माफ़ी का कोई रास्ता निकालें। बेगम, तुम नहीं जानती हो, ज़ीशान बहुत ही संगदिल और बेरहम ऑफिसर कहलाता है। वो हमारी बेटी उरूज के हवाले से भी और किसी शनाइशा का लिहाज नहीं करेगा। आप एक बार बात करके तो देखें, हो सकता है कि हमारे बेटे की निजात का कोई रास्ता निकल जाएगा। तुराब अली ने फ़ोन की तरफ देखते हुए सोचा, फिर उठकर नंबर पंच करने लगा। बेगम ने कहा, इसे मोबाइल फ़ोन ऑफ कर रहे, ज़रूर रास्ता होगा। मैं यही कर रहा हूँ। इसने रिसीवर को कान से लगाया। थोड़ी देर बाद ही इनकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं एसपी ज़ीशान बोल रहा हूँ। बेटे, मैं तुम्हारा अंकल उरूज का बाप तुराब अली बोल रहा हूँ। हो शाह साहब, क्या अभी तक आप सो रहे थे? भूल गए थे कि बेटे को मेरे पास लाने के लिए हाजिर होना चाहिए? बेटे, मुझे सब याद है, मगर यकीन करो हशमत लापता है। पता नहीं कहाँ और किस हाल में है। हम इसके लिए बहुत परेशान हैं। तुम एक जवान बेटे के लिए बूढ़े बाप की परेशानी को समझ सकते हो, और आप भी एक जवान बहन के लिए मुझ जैसे भाई की बात को समझ सकते हैं। आपके कुछ कहने से पहले ही मैं कह चुका हूँ कि मुझसे मिलने की माफ़ी के लिए कोई बात ना करें। मेरी बहन के लिबास को फाड़ा है, और इससे जिस हाथ से इसने ऐसा किया है, मैं पहले इसका वो हाथ तोड़ूंगा, फिर इसे लाकअप के क़ानून के हवाले कर दूंगा। ये ना सोचूंगा कि वो छुप कर महफूज रह सकेगा। बेटे, मैं तुम्हारे गुस्से और नफ़रत को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन क्या इंतकाम लेने से तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे इतनी दो कि मुझ जैसा बाप हशमत जैसे बेटे को पैदा करने की गलती कभी ना करे। सज़ा चोर को दी जाती है, चोर के बाप को नहीं दी जाती। आप ऐसी जज्बाती बातें ना करें और मुझसे किसी किस्म की नरमी की तवक्को ना करें। मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, लिहाजा खुदा हाफिज़। इसने फ़ोन बंद कर दिया। तुराब ने अपने रिसीवर को देखा, बेगम को देखा, फिर रिसीवर को क्रडल पर रख दिया। बेगम ने पूछा, वो क्या कह रहा है? वो हशमत की तलाश कर रहा है, इसे किसी हाल में माफ़ नहीं करेगा। वो कह रहा था कि जिससे इसने इसकी बहन का लिबास फाड़ा था, फिर वो इसे हमारे वाले करेगा। बेगम शाह हाय हाय करने लगी, ज़ीशान को गालियाँ देने लगी। वो डांट कर बोला, क्या इसे गालियाँ देने और कोसने से तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा? अरे, इसे क़ानून की गिरफ्त से निजात मिल जाएगी। तुम कल से पुलिस को और ज़ीशान को बुरा भला कह रही हो। हशमत को और अपने बेटे को गालियाँ क्यों नहीं दे रही हो? ना तुम इसे पैदा करती और ना वो हमारे दिमाग का फोड़ा बनता। इसकी वजह से मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को नाराज़ किया है। वो फूल जैसी बेटी ही कांटा बनी हुई है। अगर वो चाहती तो इन्हीं के ज़रिए ज़ीशान के फ़ैसले पर लचक पैदा कर सकती है और हमारे बेटे को माफ़ी दिलवा सकती है। कोई आकर तुम्हारी इज़्ज़त पर हाथ डाले तो क्या तुम इसे माफ़ कर दोगी? हाय हाय, ये इस बुढ़ापे में कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी इज़्ज़त पर कौन हाथ डालेगा? फ़र्ज़ करो कोई ऐसा करेगा तो तुम इसे माफ़ कर दोगी? मैं इसका मुंह नोच लूँगी, इसे गोली मार दूँगी। बस ऐनी और ज़ीशान भी तुम्हारे बेटे के साथ यही करना चाहते हैं। आप बाप होकर बेटे की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं घर की चारदीवारी में इसकी मुखालिफत कर रहा हूँ, लेकिन इसे किसी तरह क़ानून की गिरफ्त से निजात दिलवाने के लिए पल पल मरता जा रहा हूँ। लीजिए, यहाँ पर इख्तिताम कर रहा हूँ इस कहानी की, दिलचस्प कहानी का। लीजिए, इसके आगे इस कहानी का सुनिए। मैं ये रिकॉर्डिंग डलास टेक्सास से कर रहा हूँ। एंजॉय कीजिए आप लोग। अल्लाह हाफिज़।